हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पायरेंट, जैसे आप सभी को पता है कि सीएसआईआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आईएफएस आपके साथ ऐसे स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है जिन्होंने इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए जुड़े हैं हमारे एक एस्पायरेंट। सो हेलो। मैम। हेलो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम मधुकर मिश्रा है और मेरा जो एमएससी है वो 2022 में हुआ था ऐसे। और तब से मैं सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हो चुका है 2024 में। लेकिन ये मेरा जो था, ये मेरा नेट जो है इस बार क्लियर हुआ है। मेरा जो ये आईआर रैंक है वो 37 है इस बार। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, आप हमें बताइएगा उसके जवाब। इनिशियली जब आपने इस एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था तो आपको इंस्पायर किसने किया था? जी मैम, मैं जहाँ पे पढ़ाई करता था वहाँ पे सारे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे तो उनका मोटिवेशन कुछ अलग रहता था। वहाँ पर एक सर थे जितेंद्र भट्ट, तो उनका जो था जेआरएफ में ये आईआर रैंक 1 था और वो बाहर भी रह के आए थे, तो वो काफी ज्यादा हमको इनिशिएट करते थे कि इस तरह से पढ़ाई करो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जो अपने कॉलेज का ठीक ठाक स्टूडेंट था तो थोड़ा वो इनिशिएट करते थे कि मात्र एमएससी से कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको नेट गेट तो एक बार अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं लगता है कुछ खास कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनिशिएट हुआ कि चलो ठीक है सीएसआईआर नेट पर थोड़ा फोकस करते हैं। अच्छा, और आपने मतलब इनिशियली मतलब प्रिपरेशन एग्जैक्टली कब स्टार्ट की थी सीरियसली इस एग्जाम को टारगेट करके? मेरा जो था वो मैंने 2022 से सीरियसली किया था, लेकिन उस वक्त जो है मैं एक बहुत गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंस गया था, जहां पर जो मटेरियल थे वो उतना सॉलिएंट नहीं थे, बिल्कुल बहुत बेसिक था। उस वक्त उतना केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी, तो वहां पर जो हमारा जो कम से कम 8-10 महीना बेकार हो गया था। हमने जब हम बाद में थोड़ा सॉलिएंट मटेरियल पढ़ना शुरू किए तो वो जो गलत चीजें हमने पढ़ रखी थी उसको भुलाने में लगभग 5-6 महीना लग गया। ओके, आपने मतलब जब एक्चुअल में जब अब आपको लगा कि अब आप सही जगह पे हैं, तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की अच्छे से, जब आपको पता है कि अब ये मैं सही जगह पे हूँ, तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे? वेर यू कॉन्फिडेंट जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? जी मैम, मुझे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था और मैं रेगुलर जो है 10 से 12 घंटा 13 घंटा रेगुलर पढ़ता था और बहुत मेहनत करता था, तो टेस्ट में नंबर भी अच्छे आते थे। फिर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मेरा नेट ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन रियल में मुझे 2-3 अटेम्प्ट देना पड़ा और उसका मुख्य रीजन ये था क्योंकि नेट के लिए जो है पढ़ना बहुत पड़ता है। नेट रियल में नेट होता है, इतना इजी होता नहीं। उसमें आपको अपना 100% देना होगा और कहीं ना कहीं अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर जो ब्रांडेड कोचिंग्स हैं उनसे जुड़कर जो एजुकेटर्स जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो कई किताबों का सार होता है, उसको पढ़ना होता है। सबसे पहले वो चीजें क्लियर होती हैं, फिर बुक समझ में आती है, फिर हमें बुक की तरफ भी थोड़ा बहुत बेंड करना चाहिए। यस। आपके प्रिपरेशन में रिवीजन ने आपको कितना हेल्प किया? जी मैम, रिवीजन जो है, रिवीजन ही सब कुछ होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि पढ़ता तो सब कोई है, पूरा दिन दिन पढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप रिवीजन पर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिवीजन जो है ये सबसे पहला फैक्टर होता है कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लेने के बाद में उसको छोटा छोटा करके लिखो, और उसमें मैक्सिमम जो होता है वो सॉलिएंट चीजें लिखी जाती हैं। और ये जो है इसको हमें रेगुलर पर्पज पे करना होता है। मिनिमम हमको संडे देना होता है, संडे के दिन हमको पूरा दिन रिवीजन ही करना होता है। तो कुल मिला के जो रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, बिना रिवीजन के एग्जाम नहीं निकलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे केमिस्ट्री में कैसा होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 सेक्शन है ना हमारे पास, तो कुछ ना कुछ ऐसा सेक्शन हमारा निकलता ही है हर किसी का कि उनको उसमें कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, वो थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको ऐसा कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगता था और उन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपने कैसे ठीक किया? जी मैम, मुझे जो है मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ही बेस्ट थी, और मैं यूट्यूब पर आईएफएस के एक सर हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सर, हाँ हाँ सर, वो सर जो है ऑर्गेनिक के बहुत
बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया करते थे, तो मैं यूट्यूब पर उनके सारे लेक्चर फॉलो करता था, ऑर्गेनिक जो पढ़ाते हैं। जी। शायद हितेश सर हैं, अभी भी सीरीज चल रही है उनकी सर की। यस। उनके लेक्चर जो है आईएफएस से मैं सारे फॉलो करता था, क्योंकि मैंने देखा कि ऑर्गेनिक मैंने कई टीचर से पढ़ा है, लेकिन रियल में उनका जो कंटेंट है वो रियल में बहुत बेहतरीन होता है। वो कई किताबों को का कॉम्बिनेशन जो है वो सामने ला के रखते हैं, और उनका जो अप्रोच होता है क्वेश्चन का, मैं उसको थोड़ा सा देखता था कि सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो उससे जो है ऑर्गेनिक मेरी जो है बहुत ज्यादा हद तक बेस्ट हुई। और उसके साथ साथ मैंने इनऑर्गेनिक पर विशेष ध्यान दिया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैंने 100% कर रखा। और जो फिजिकल वाला पार्ट था उसमें जैसे कि ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी को मैंने बहुत बहुत अच्छे से किया था। और मैंने क्वांटम भी नहीं छोड़ा था, क्वांटम को भी मैंने ठीक ठाक कर रखा था। साथ में मैं केमिकल काइनेटिक्स को भी, जैसे आपको जो फिजिकल वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको 100% छोड़ के नहीं चलना चाहिए, फिजिकल वाले कॉन्सेप्ट को करना जरूर चाहिए। कि अगर आपकी थ्योरी ही ठीक ठाक है तो एग्जाम में मेरे ख्याल से आप फिजिकल में 30 से 32 नंबर स्कोर। यस, राइट। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे से कर रखी थी, और कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट केमिकल काइनेटिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री के भी क्लियर थे। मैं उन कॉन्सेप्ट के आधार पर डायरेक्टली क्वेश्चन को करके आया हूँ, जबकि मैं उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था फिजिकल में, क्योंकि मुझे लगता था मैं फिजिकल में बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया कि चलो फिजिकल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर रखते हैं, तो मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो फिजिकल के क्लियर थे। तो जैसे मैं फिजिकल में ठीक ठाक स्कोर किया था एग्जाम में, ऐसे देखते ही मैंने क्वेश्चन को टिक कर दिया था कि हाँ इसका ये होना चाहिए। ओके। और लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट का मैं करके आया था, वो मेरा क्वेश्चन काट दिया गया था, क्योंकि मेरी फिजिकल इतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो क्वेश्चन मेरा काट दिया गया था। लेकिन जब लास्ट में जब उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ, तो वो जो था वो जो मैं करके आया था वो सही हुआ, मेरे 5 नंबर बढ़ गए थे। अच्छी बात है। सो जैसे मधुकर, हम बोलते हैं ना कि कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करनी है तो हमें फोकस रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप जो है अगर CSIR नेट के लिए जा रहे हैं या फिर गेट के लिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम इतने इजी नहीं होते हैं कि आप ये वाला भी आप क्या करें, आप किसी कॉलेज में ज्वाइन होके सुबह से शाम आ भी लें और फिर उसके बाद में एग्जाम पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उचित रास्ता नहीं है ये नेट तक या फिर गेट तक पहुंचने का। नेट या गेट तक पहुंचने के लिए मिनिमम 7 से 8 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, और दिल लगा के देना पड़ेगा, ताकि एग्जाम आपका क्लियर हो। यस। सो जैसे हमारा जो एग्जाम है उसमें 3 सेक्शन है, A, B, C। तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? कौन से सेक्शन को पहले सॉल्व किया? कौन सा सेक्शन आपको कंपैरेटिवली हार्ड लगा था? जी मैम, मैंने सबसे पहले, क्योंकि मेरा एग्जाम जो है वो सेक्शन ये से रुक जा रहा था, और मैंने अटेम्प्ट किया तो मेरा जो सेक्शन ये था उसी से मेरा एग्जाम रुक रहा था, तो इसलिए मैंने इस बार सेक्शन ये पर मेहनत किया था, और सेक्शन की वजह से ये हमारा जो है नेट क्लियर हुआ। तो मेरे ख्याल से सेक्शन ये को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको एग्जाम से 4-5 महीना रेगुलरली घंटा आधा घंटा पढ़ना चाहिए, वो एप्टीट्यूड वाला पार्ट। और उसके बाद में जो सेक्शन सॉल्व करने का तरीका होता है, मेरे ख्याल से सेक्शन C जो है उसको अप्रोच करना चाहिए बच्चे को। जैसे एप्टीट्यूड के बाद में आपको सेक्शन C पर पहुंचना, तो एक बहुत प्लस फीडबैक होता है उसमें, क्योंकि अगर सेक्शन C पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जैसे सेक्शन ये किया और सेक्शन C पर पहुंच गए तो थोड़ा सा दिमाग जो है बढ़िया, और सेक्शन B में अगर फंस गए, उसमें थोड़ा सा उलझे तो आप जो है बाद में नर्वस होने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से सेक्शन C को सबसे पहले कर लेना चाहिए। उसमें जो है क्वेश्चन मैक्सिमम इजी होते हैं, 60 क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपने ठीक से प्रिपेयर किया है तो उसमें आप 20 क्वेश्चन तो सही कर ही ले जाएंगे। जो C है उस पर मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद में सेक्शन B पर आना चाहिए, क्योंकि जो स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है वो फिर यही सेक्शन C वाला है, तो सेक्शन C मेरे ख्याल से करना चाहिए। बिल्कुल। और क्या आप बताना चाहेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी आपका सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन कौन थे? जी मैम, बिगेस्ट मोटिवेशन मेरा अगर कहें तो जो ऑर्गेनिक सर पढ़ाते हैं, मैं सुना करता था कि वो किस तरह से पढ़ाई करते थे, तो उनका कई सारा मैं जो यूट्यूब पर जो बताते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारा मेथड आप लेसन में थोड़ा सा देखा करता था, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो IFS पर सर पढ़ाते हैं, सर शायद उनका ऑर्गेनिक वाले सर का नाम हितेश सर,
जी जी। हाँ, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और रियली वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक रीसर्च इन इंडिया। थैंक यू सो मच। सो आप हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं जो पहली बार CSIR नेट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक पीस ऑफ एडवाइस दीजिए। जी मैम, अगर पहली बार आप CSIR नेट के लिए जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले जो है निगेटिव से बचना होगा। मतलब लोग भड़काते रहते हैं कि इस तरह से करेंगे तो नहीं होता, नेट वगैरह बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता है मैम। पहली बार तो नेट के लिए आपको कम से कम 2 साल देना ही पड़ेगा। आपको MSc से ही इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप MSc में जो है कम से कम 3-4 घंटा 5 घंटा CSIR नेट के लिए पढ़ते रहिए, तो ये MSc फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ये एग्जाम निकल जाता है। जो है MSc के बाद से टारगेट किया, इसलिए मुझे 2 साल लगा, और मैंने बहुत मेहनत किया है। मैं रेगुलरली 10 से 12 घंटा खुद की स्टडी पर देता था, तब मुझे इतना वक्त लग गया। मैं तो अगर कोई कहता है कि ये एग्जाम 6 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको MSc से ही थोड़ा बहुत टारगेट रहना चाहिए। 3-4 घंटा 5 घंटा रेगुलर पढ़ते रहेंगे, फिर ये एग्जाम जो है आपके MSc फाइनल ईयर तक ही निकल जाएगा। ओके। तो ये जो जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है मेरे। यस, आपने कुछ PYQs या मॉक टेस्ट लिए था, कुछ प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस की? हाँ मैम, मैंने PYQ भी बहुत सारे किए हैं, और क्या नाम है, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं मैंने। पैटर्न को भी बहुत ज्यादा फॉलो किया है। ओके। और साथ में एक राथर बुक है, उसको भी बहुत बहुत ज्यादा फॉलो किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। यस। उसके बाद में मैंने PYQ तो प्रीवियस ईयर का मैंने कोई छोड़ा नहीं। मेरे तो ऑर्गेनिक वगैरह के या इनऑर्गेनिक वगैरह के जो न्यूज थे, मैं देखते ही टिक कर देता था कि हाँ इसका ये होना चाहिए। ओके। सो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की कि मतलब नहीं नहीं, इतने आप प्रिपेयर थे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आप देखकर ही बता देते थे कि इसका जवाब तो यही होगा। हाँ बस मैं देख कर ही, मैं तो ऑर्गेनिक में जब मैं बैठा तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हेमंड पास्टुलेट से एक क्वेश्चन था। उसको मैंने ऐसे देखते ही टिक कर दिया कि हाँ इसका ये होगा, और वो क्वेश्चन सही था मेरा। उस समय मेरे पास बचा था 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में मुझे एक क्वेश्चन करना था, और वो क्वेश्चन में वहां पहुंचते ही ऑप्शन नंबर देख के तुरंत टिक कर दिया, और जैसे ही मैंने उसको ओके किया, वो 25वां क्वेश्चन था मेरा, उसी वक्त पेपर सबमिट हो गया। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच मधुकर मिश्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।